तो पृथ्वीराज चौहान शुरू करना ना। पृथ्वीराज चौहान से पहले जयचंद का नाम सुना है किसी ने? कौन है जयचंद? मतलब ये कहा जाता है इतिहास के पन्नों में जयचंद की चर्चा जो हमेशा हुई है वो निगेटिव अप्रोच को लेकर हुई है। जयचंद गद्दार था। मतलब आज अगर किसी देशद्रोही या गद्दार को बोलें तो यही बोलते लोग, काहे जयचंद बन रहे हो भाई। जैसे विभीषण के लिए क्या बोला जाता है, घर का वेदी लंका डाय। मतलब विभीषण को जब भी याद किया जाएगा उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को याद करोगे कि निगेटिव? जो भी घर का व्यक्ति है बाहर जाकर अपने भेद खोल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? विभीषण। यानी इतिहास के पन्नों में विभीषण को क्या माना गया? घर का वेदी। ठीक उसी प्रकार जयचंद के बारे में जब भी तुम पढ़ोगे तो हमेशा नेगेटिव अप्रोच ही दिखेगी इतिहासकारों के मध्य, कि जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को भारत में बुलाया, कि जयचंद ने ही पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की जिस वजह से मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज की डेथ हो गई। तो सारा जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो किसके ऊपर? जयचंद के ऊपर। क्या वास्तव में जयचंद ऐसा व्यक्ति था या इतिहास ने एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए इतिहास लेखन किया? नहीं समझे? तो पहले जयचंद समझ लो तभी तुम समझ पाओगे पृथ्वीराज चौहान और तराइन का युद्ध, यानी गहड़वाल वंश। एक टॉपिक छूटा हुआ है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ लिया, पाल वंश पढ़ लिया, प्रतिहार पढ़ लिया और राजपूत पढ़ लिया। तो प्रतिहार वंश का जब अंतिम शासक कौन है? यशपाल। यशपाल की डेथ हो रही है और गहड़वाल नरेश चंद्रदेव कन्नौज पर अधिकार कर रहा है और गहड़वाल वंश की स्थापना कर रहा है। इसी गहड़वाल वंश का सबसे प्रमुख राजा गोविंद चंद्र है और आखिरी राजा जयचंद्र है। मेरी बात समझे? तो कौन है जयचंद्र? गहड़वाल वंश क्या है? इसी को राठौर वंश कहा गया है। तो गहड़वाल वंश की चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? चलो, तो हमने जब देखा प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जब पढ़ा हमने, तो गुर्जर प्रतिहार का पहला राजा कौन है? ये देखो, हरिश्चंद्र। लेकिन नागभट्ट फर्स्ट को पहला वास्तविक राजा माना जा रहा है ना? और संस्थापक राजा वसराज को। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ेंगे तो प्रतिहारों का अंतिम राजा कौन है? अंतिम शासक कौन है? यशपाल। है कि नहीं है? यशपाल कहां से शासन कर रहा है? कन्नौज से। 1036 का समय है। यशपाल और चंद्रदेव, ये गहड़वाल वंश का शासक है। क्या नाम है इसका? यशपाल और चंद्रदेव के मध्य लड़ाई होगी और यशपाल हमेशा हमेशा के लिए, यानी प्रतिहार वंश का अंत हो जाएगा और कन्नौज की गद्दी पर किसका शासन हो जाएगा? गहड़वाल वंश का। चंद्रदेव। मेरी बात समझे? एक लेकिन इतिहास में थोड़ा ध्यान रखना, इस चंद्रदेव के बारे में बहुत ज़्यादा विवादित मुद्दे सामने आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये टाइम पीरियड कब है? 1036 में यशपाल को हराया, चंद्रदेव जीत गया और चंद्रदेव ने कन्नौज पर गहड़वाल वंश को स्थापित कर दिया। लेकिन एक चंद्रदेव और हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये गहड़वाल वंश के संस्थापक हैं। क्या है? संस्थापक है और जिनका टाइम पीरियड 1080 से 1103 है। इस बोर्ड में क्या थोड़ा सा अलग चीजें दिखाई दे रही हैं? मेरी बात समझे? जब चंद्रदेव 1036 में यशपाल को हरा रहा है तो गद्दी पर 1080 में क्यों बैठ रहा है? इतना अंतर क्यों? और इस 50 साल में कन्नौज के बारे में क्या है? किसी को कोई जानकारी है ही नहीं। जब यशपाल गद्दी से हट गया, कन्नौज की गद्दी खाली हो गई, तो कन्नौज की गद्दी क्या खाली रहेगी 50 साल तक? कौन बैठेगा? कोई ना कोई बैठेगा ना। तो इसका मतलब ये चंद्रदेव अलग है और ये चंद्रदेव अलग है। किताबों में, कई किताबों में जब तुम थोड़ा सा गहड़वाल वंश के बारे में अंदर जाकर जानकारी प्राप्त करोगे
तब तुम्हें पता चलेगा हाँ वास्तव में चंद्रदेव फर्स्ट हैं और ये चंद्रदेव। लेकिन सारी किताबों ने क्या कर रखा है, एक ही चंद्रदेव रखा है जिसको ये मान के किया गया। तो अगर पूछा जी गहलवाल वंश का स्थापना कब हुई, तो नो डाउट अनडाउटली ये कहोगे 1080, ठीक। तो फिर ये कौन है, कंफ्यूजन होगा ना। अगर मान लो ये भी कोई ये व्यक्ति यही है, तो 50 साल तक क्या किया इसने, नहीं समझे मेरी बात। तो ऐसा कहा गया है कि चंद्रदेव फर्स्ट ये व्यक्ति हैं और चंद्रदेव सेकंड ये व्यक्ति हैं, मेरी बात समझे। दूसरा, चंद्रदेव के बाद एक और व्यक्ति आए महीचंद्र, महीचंद्र के बाद आए यशो, महीचंद्र के बाद, अरे यार, चंद्रदेव के बाद महीचंद्र और महीचंद्र के बाद यशो विग्रह। तो 3 शासक बनने के बाद चौथा शासक कौन बना, और इसी को क्या कहा गया, गहलवाल वंश का वास्तविक संस्थापक। किसी भी किताब में इन तीनों शासकों की चर्चा नहीं मिलेगी, मिलती होती तो पढ़ाते नहीं मिली ना। सिर्फ एक ताम्रपत्र है जो इन शासकों की बात कर रहा है, बाकी पूरा इतिहास इन 3 शासकों के लिए मौन है, मेरी बात समझी। तो इसको मन में रखना, अभी जब चंद्रदेव की चर्चा करेंगे तब इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो गहलवाल वंश है कहां पर, जरा देखो, नेट ऑन करो एक मिनट जरा। ऑन हो गया, कौन सा है, ये क्या पासवर्ड, खुल जाओ यार, इतना टाइम क्यों लगता है इसमें, खुल गया, खुल गया ना। क्या है ये, गहलवाल वंश, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, अगर कहा जाए तो 1080 से लेकर 1100, अरे 3 तो सिर्फ चंद्रदेव का है यार, पूरा गहलवाल वंश का 1198, यानी लगभग लगभग कितने साल का, 200 साल का इतिहास है ना, नहीं 120 साल का इतिहास है ना। 120 साल के इतिहास में इस गहलवाल वंश से कितने शासक गद्दी पर बैठे, इन्होंने क्या क्या काम किया, सबसे प्रतापी राजा कौन है, और जयचंद के द्वारा जब चंदावरी का युद्ध होगा तो मोहम्मद गौरी ने चंदावरी के युद्ध में जयचंद को हराकर गहलवाल वंश का अंत कर दिया, मेरी बात समझे। तो अगर पूछा जाए इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक, तो देखो ये कौन सी जगह है, गहलवाल, यानी अगर कहा जाए तो कन्नौज, कन्नौज से स्टार्ट हुआ और पूरा दिल्ली तक इसने अपना प्रसार करने का काम किया, मेरी बात समझे, ठीक है। और इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार किया, गहलवाल के एक नरेश
गोविंद चंद्र ने, जो गहरवालों का सबसे प्रतापी राजा भी है। ठीक है, यानी सारी खुजली किसके लिए? कन्नौज। ठीक, ये कन्नौज से आगे बढ़ेंगे, काशी को अपने अधिकार में करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कौशल कहाँ दिख रहा है? ये कौशल को जीतेंगे। ठीक है, कौशल से आगे जाएंगे, कहाँ दिया? ये है इंद्रप्रस्थ, यहाँ पर इंद्रप्रस्थ, यानी इंद्रप्रस्थ मतलब, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। अब इसके बाद कन्नौज की महत्वता खत्म हो जाएगी। अब कन्नौज की जगह कौन आ जाएगा? दिल्ली। अब सारी लड़ाई दिल्ली के लिए होने वाली होगी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच एक विवाद का बिंदु क्या है? क्या बिंदु है? कि जयचंद की बिटिया संयोगिता को ये उठा ले गए और ब्याह कर लिया, तो लड़ाई हो गई दोनों के मध्य। लेकिन इससे बड़ा विवाद जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच पता है क्या है? इस दिल्ली पर हथियाने की, कि दिल्ली को कौन हथियाएगा, और दिल्ली पर जो कब्जा करेगा वही वास्तविक शासक बन जाएगा। तो पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और जयचंद भी दिल्ली प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझे? यानी पहले प्राचीन भारत में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था वो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से उज्जैन ट्रांसफर हुआ, उज्जैन से कन्नौज और कन्नौज से दिल्ली। अब मध्यकाल का पूरा इतिहास, कौन सा इतिहास? मध्यकाल का पूरा इतिहास दिल्ली के आसपास ही मंडराता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। नहीं समझे? जैसे 7वीं सदी से लेकर लगभग 12वीं सदी तक इसका इतिहास कहां मंडरा रहा है? कन्नौज। कन्नौज से पहले उज्जैन, उज्जैन से पहले पाटलिपुत्र। तो ये सब ध्यान में रखना। कन्नौज जो इंपॉर्टेंस रखता था, आने वाले समय में दिल्ली की भी वही इंपॉर्टेंस हो जाएगी। कन्नौज ने जो इंपॉर्टेंस रखी, इसके पहले वाले समय में पाटलिपुत्र ने वही इंपॉर्टेंस रखी। मेरी बात समझी? तो आज क्या पढ़ना है हमको? गहरवाल नरेश। ले आए अब? चलो, एक 1080 से 1198। आगे क्या लिखना है? अप्रॉक्स, क्योंकि टाइम में 1-2 साल का अंतर तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, तो गहरवाल वंश की जो स्थापना है, स्थापना किसने की? चंद्रदेव सेकंड। लेकिन तुम इसको क्या रखोगे? सिर्फ चंद्रदेव को मन में रखोगे, फर्स्ट और सेकंड को दिमाग से हटा देना। उसे समझाने के लिए बताया है। उस 50 साल के जो गैप को भरने का प्रयास किया गया वो बताया हमने। तो भरा किसने? पहला चंद्रदेव फर्स्ट, दूसरा महीचंद्र, तीसरा यशो विग्रह। यशो विग्रह के बाद ये चंद्रदेव सेकंड वास्तविक शासक बनकर, तो ऐसे कह सकते हैं कि जो भी पहले शासक थे, यानी 1036 में जब यशपाल हारा और चंद्रदेव फर्स्ट जीता, तो जीतने के बाद भी इसके बाद महीचंद और महीचंद के बाद यशो विग्रह, ये तीनों राजा ही अपने आप को कभी भी स्वतंत्र घोषित नहीं कर सके। ये हमेशा प्रतिहारों के सामंत ही रहकर शासन को संभाले रखे। तो इस वजह से हो सकता है कि इन तीनों राजाओं का इतिहास हमें जानकारी नहीं दे रहा है। वास्तविक संस्थापक, प्रतिहारों की अधीनता से स्वतंत्र होने वाला संस्थापक, प्रतिहारों की अधीनता से खुद को स्वतंत्र किया किसने? चंद्रदेव सेकंड। ठीक है, लेकिन तुम क्या याद रखोगे? चंद्रदेव नाम से याद रखना। ओके, कहां से कहां तक विस्तार है इसका साम्राज्य का? कन्नौज से काशी, काशी से कौशल, कौशल से आगे जाओगे तो इंद्रप्रस्थ, यानी दिल्ली तक इसका साम्राज्य विस्तार था। तो इस वंश को हम कैसे जानेंगे? तो जानकारी के स्रोत क्या है हमारे पास? पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। समझ गए? पुरातात्विक स्रोत में
ध्यान रखना, चंद्रदेव का काशी और कौशल से मिला अभिलेख, जो हमें गहड़वाल वंशों की जानकारी प्रदान कर रहा है। तो किसका है पहला? काशी और कौशल। काशी और कौशल में दो अभिलेख पाए गए, किसके हैं ये? चंद्रदेव, चाहो तो आप लिख लो सेकेंड, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें इस राजा की, गोविंद चंद्र, ये गहड़वाल वंश का सबसे प्रतापी राजा है। इसने भी एक अभिलेख लिखवाया सहेत महेत में, जिसका नाम जैतवन विहार है, बौद्ध से संबंधित है। कौन सा है? गोविंद चंद का एक अभिलेख पाया गया जैतवन विहार सहेत महेत में। सहेत महेत क्या है? ये किसका अभिलेख का नहीं, जगह का नाम है। काशी की जगह है ना, कौशल कौशल जगह है। सहेत महेत है, सहेत महेत कौन सी जगह है वर्तमान में? सॉरी, वर्तमान में तो सहेत महेत है, इसका प्राचीन नाम क्या है? नहीं पता, श्रावस्ती। तो जिसको प्राचीन भारत में श्रावस्ती बोला जा रहा है, उसका आज का नाम क्या है? सहेत महेत। ये किसका अभिलेख है? आज वर्तमान का नाम ये है, वही श्रावस्ती को ही ये सहेत महल बोलना है। श्रावस्ती पुराना नाम है, ठीक है। दूसरा क्या है? तीसरा, एक इसी की पत्नी है कुमार देवी। कुमार देवी ने सारनाथ में एक लेख लिखवाया। क्या कहा? कुमार देवी कौन है? गोविंद चंद्र की पत्नी। एक कुमार देवी का उल्लेख और हुआ है, कौन है वो? अगर सिरे से सिरा नहीं जोड़ पा रहे हो, कुमार देवी का नाम सुना है इसके पहले कि पहली बार सुन रहे हो? तो कुमार देवी कौन है? किसका विवाह हुआ है? गुप्त साम्राज्य पढ़ा है? कौन है गुप्त साम्राज्य में? कुमार देवी गुप्त साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की, अरे भगवान, गुप्त की हैं। कौन है? स्कंद गुप्त की पत्नी। विवाह प्रकार के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त सेकंड ने विवाह प्रकार के सिक्के चलाए। सोचो, यहाँ कंफ्यूजन है। अभी 10 दिन नहीं हुए गुप्त वंश को खत्म हुए, 10-12 दिन 15 दिन हुए होंगे। सोचो फिर क्या करोगे यूपीएससी के पेपर में? समुद्रगुप्त ने चलवाए, जिसका नाम आना चाहिए उसका नहीं आ रहा है बस। कुमार गुप्त देखो, और चलो 5वीं विवाह में चंद्रगुप्त फर्स्ट आया। तो कुमार देवी एक चंद्रगुप्त फर्स्ट की वाइफ है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। कुमार देवी जो वो वाली थी, उनसे ही शादी करके चंद्रगुप्त फर्स्ट ने विवाह प्रकार का सिक्का चलाया। ये कुमार देवी अलग और ये कुमार देवी अलग। ये चौकीय वंश की राजा देवरक्षित की पुत्री हैं। किसकी? देवरक्षित। मेरी बात समझे? तो वो कुमार देवी अलग है, ये कुमार देवी। इन्होंने कौन सा अभिलेख लिखवाया? सारनाथ का। इन समस्त, इसके अलावा एक और है। अगर हम बात करें चंद्रदेव, ये चंद्रदेव कौन सा है? सेकंड। इसने गंगई कोंड चोलपुरम पर, गंगई कोंड चोलपुरम में एक अभिलेख लिखवाया, ठीक। इस अभिलेख में वो जो 3 राजा हैं ना, कौन से? चंद्रदेव फर्स्ट, महीचंद्र और यशो विग्रह। सिर्फ इसी अभिलेख में उन तीनों राजाओं का उल्लेख मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता। इस वजह से वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। आगे बात समझ में? तो याद रखना, किसका? चंद्रदेव सेकंड का। कहाँ पर? गंगई कोंड चोलपुरम में एक अभिलेख है, जिसमें गहड़वाल वंश के वंशावली प्राप्त होती है। आ गई बात समझ में? कितने अभिलेख हो गए? एक चंद्रदेव का काशी कौशल, गोविंद चंद का सहेत महेत, जैतवन विहार, कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख,
और चंद्रदेव सेकंड का गंगाई कोंड चोलपुरम के पास मिला एक अभिलेख। तो ये 4 अभिलेख 5 अभिलेख हमें गहड़वाल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करा रहे हैं। एक और है कन्नौज लेख। कन्नौज लेख, ठीक है। ये एक और है जौनपुर लेख। तो जौनपुर लेख गहड़वाल वंश के अंतिम राजा हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया। हरिश्चंद्र जयचंद का पुत्र है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या समझ पाए? पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हमें गहड़वाल वंश की जानकारी प्राप्त हुई। पहला, चंद्रदेव सेकंड का काशी में लिखा अभिलेख और कौशल में लिखा अभिलेख। दूसरा, गोविंद चंद जो गहड़वाल वंश का सबसे प्रतापी राजा है, इसने भी सहेत महत में एक जैतवन विहार का निर्माण करवाया, जिसमें हमें गहड़वाल वंश की जानकारी प्राप्त हो रही है। तीसरा, गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ में एक लेख लिखवाया और हमें गहड़वाल वंश के बारे में जानकारी प्रदान की। चौथा, चंद्रगुप्त सेकंड का गंगाई कोंड चोलपुरम में मिला एक अभिलेख कन्नौज लेख और जौनपुर लेख। ये जौनपुर लेख किसका है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कौन है? जयचंद का पुत्र है। मेरी बात समझे? तो ठीक इसी प्रकार से कुछ साहित्यिक स्रोत भी हैं जो हमें किसकी जानकारी दे रहे हैं? गहड़वाल वंश की। वो कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला देखो, एक व्यक्ति है पृथ्वीराज चौहान, है ना, जो चौहान वंश के सबसे प्रतापी और सबसे फेमस राजा हैं। इनके दरबार में एक व्यक्ति है चंद्र बरदाई, नाम सुना? चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा में एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई ने गोविंद चंद्र की सभी विजयों का उल्लेख किया। गोविंद चंद्र कौन है? गोविंद चंद्र कौन है? पृथ्वीराज चौहान के तो बारे में लिखा ही है, लेकिन गोविंद चंद्र की विजयों का भी उल्लेख है। गढ़वाल वंश का है, तो गोविंद चंद्र की जब विजय मिल रही है तो कहीं ना कहीं गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। इसके साथ साथ ये जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी का भी उल्लेख कर रहा है कि दोनों कैसे दुश्मन थे। तो दुश्मन के रूप में ही सही, लेकिन जयचंद का वर्णन तो मिला है ना। और जयचंद कौन है? गहड़वाल नरेश, ठीक है। दूसरा, एक व्यक्ति है लक्ष्मीधर। ये लक्ष्मीधर गोविंद चंद के दरबारी कवि हैं। किसके? गोविंद चंद के दरबारी कवि भी हैं और सेनापति भी हैं। कौन? लक्ष्मीधर। इन्होंने एक किताब लिखी है कृत्य कल्पतरु। इस कृत्य कल्पतरु में गहड़वाल वंश के राजाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है। फिर इसी प्रकार से एक और है, कौन है? मेरुतंग। मेरुतंग ने एक किताब लिखी चिंतामणि। चिंतामणि में भी गहड़वाल वंश की जानकारी प्राप्त हो रही है। फिर एक है हसन निजामी, ये मोहम्मद गौरी के साथ आएगा। इसके लेखों में भी हमें जयचंद्र और गोविंद चंद के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। फिर इसी तरह से एक आदमी और है श्रीहर्ष। क्या नाम है? ये श्रीहर्ष जयचंद के दरबार में थे, ठीक है। इनकी किताब है नैषध चरित और दूसरी किताब है खंडन का खाद। खंडन खाद। इन दोनों किताबों में गहड़वाल वंश के राजाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो साहित्यिक स्रोत कम से कम इतना याद रखना कि किताब के नाम और उनके राइटर्स के नाम याद कर लेना। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने। ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और परम मित्र हैं।
ठीक है। दूसरा लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर गोविंद चंद के दरबारी कवि हैं और इनकी किताब का नाम कृत्य कल्पतरु, ठीक है। मेरुतुंग की एक किताब है चिंतामणि, हसन निजामी के लेख हैं, और श्रीहर्ष जो जयचंद के दरबारी कवि हैं उनकी किताब का नाम नैषध चरित और खंडन खात। इन सभी साहित्यिक स्रोतों से गहरवाल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। मेरी बात समझे? क्या क्या समझे? जो भी समझे इसको नोट्स बना लेना। हाँ हाँ लिखी है। हाँ अच्छा ही लिखा होगा, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा होगा। किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त हो रही है ये पूछ रहे हो? तो जब ये चौहान वंश पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी से गहरवाल वंश के बारे में देखो। हालांकि पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है चंद्रबरदाई द्वारा है, हाँ चौहान वंश की बहुत जानकारी मिलेगी इसमें। ये सबसे खास कवि हैं पृथ्वीराज चौहान के, तो पूरा इतिहास खोल के रख देंगे। लेकिन एक पक्षी इतिहास होगा। नहीं समझे मेरा पॉइंट? समझ रहे हो? अगर हम राजा तुम्हें दरबारी कवि, मेरी बुराई करोगे? कभी नहीं करोगे। अच्छा 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 अच्छा, है ना। चलो, तो ये सारे लेख याद रखना, कम से कम किसके दरबार में है और क्या किसने लिखा है, किताब का नाम और ये राइटर हमेशा मैच कराने को पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीधर कृत्य कल्पतरु, मेरुतंग चिंतामणि, श्रीहर्ष नैषध चरित खंडन खाद्य, सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जब इतिहास की जानकारी मिल गई तो राजनीतिक इतिहास हमें पढ़ना है, ना। कौन कौन सा? पहला कौन है? हम लेके चल रहे हैं चंद्रदेव फर्स्ट को, जिसने 1036 में यशपाल को हराया और कन्नौज पर शासन किया। मेरी बात समझे? लेकिन इसकी जानकारी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। सिर्फ इसके बाद चंद्रदेव फर्स्ट के बाद महीचंद्र, और महीचंद्र के बाद यशोविग्रह, क्योंकि ये तीनों राजा प्रतिहारों के सामंत रहे, इसलिए इनको स्वतंत्र शासक के रूप में तवज्जो नहीं दी गई और इनके इतिहास को कहीं भी इतिहासकार ने स्थान नहीं दिया। सिर्फ एक अभिलेख है जो चंद्रदेव सेकंड ने खुदवाया था। कहाँ पर? दक्षिण भारत, गंगई कोंड चोलपुरम में, वहां पर इन तीनों के नाम प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? चंद्रदेव सेकंड। आप सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला शासक कौन? इसका टाइम पीरियड 1080 से लेकर 1103। आगे बात समझ में? तो इसने अपना जो राजधानी है कहाँ बनाई? तो पहली राजधानी काशी, और काशी से ट्रांसफर करके कन्नौज। इनकी राजधानी कौन सी है? पहली काशी है, दूसरी कौन सी है? कन्नौज। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप बताएं राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी कौन सी है? हाँ मयूर खड़ी, दूसरी मानिक है। तो आप ये बताएं कि प्रतिहारों की राजधानी कौन सी है? ये तो अनर्थ हो जाएगा फिर तो। इंटरव्यू होगा, हिंट मांगोगे सर याद नहीं, हिंट दे दो थोड़ा सा। मंडोरा, मंडोरा याद आया। मंडोरा के बाद कहाँ हुई? मेड़ात। मेड़ात से कहाँ आ गए? कन्नौज। किसने की राजधानी ट्रांसफर? मिहिर भोज। चलो कोई नहीं, चंद्रदेव याद आए? ये आ गए। चंद्रदेव के बाद
इनका लड़का मदन चंद्र गद्दी पर बैठेगा। बहुत कम टाइम के लिए 1103 से लेकर 1114। इतिहास में जानकारी नहीं है। तीसरे शासक कौन हो गए? तीसरे वही गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र का टाइम पीरियड है 1114 से लेकर 1155। दिख रहा है? गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र, इनका टाइम पीरियड 1155 से लेकर 1169। विजय चंद्र के बाद ऐसे बनाते हैं यार। तो पहला राजा चंद्रदेव फर्स्ट, इसके बाद महीचंद, उसके बाद यशोविग्रह। लेकिन ये तीनों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं किया। किससे? प्रतिहारों से। इस वजह से इनका इतिहास में कोई भी स्थान नहीं मिलता। सिर्फ एक जगह इस इतिहास मिल रहा है। कहां पर? गंगई कोंड चोलपुरम, जहां पर इन तीनों राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि ये अपने आप को स्वतंत्र नहीं माने, इसलिए इनको शासक के रूप में कंसीडर नहीं किया गया। बात समझ गए? तो सबसे पहला राजा जिसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं वो कौन है? चंद्रदेव सेकेंड। टाइम पीरियड 1080 से लेकर 1103। राजधानी पहले काशी, उसके बाद कन्नौज। आगे बात सुनिए। चंद्रदेव फर्स्ट के बाद, सेकंड के बाद क्या था? महेंद्र चंद्र। क्या था? मदन चंद्र। टाइम पीरियड 1103 से लेकर 1114। जानकारी नहीं है। चौथा गोविंद चंद्र, गहड़वालों का सबसे प्रतापी राजा। टाइम पीरियड 1114 से लेकर 1155। गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र, गोविंद चंद्र का बेटा, 1155 से लेकर 1169। विजय चंद्र के बाद जयचंद्र, यह है विजय चंद्र का बेटा, 1170 से 1194। और जयचंद्र के बाद है हरिश्चंद्र, जो अंतिम शासक माना जा रहा है। लेकिन कुछ इतिहासकार इस 1194 से 1198 के बाद भी एक वर्ष का इतिहास मान रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अकड़ मल्ल व्यक्ति गद्दी पर बैठा था। कौन? तो अगर ऑप्शन में अकड़ मल्ल हो तो लगा देना, नहीं होगा तो हरिश्चंद्र पे लगा देना। अंतिम शासक कौन? हरिश्चंद्र। प्रतापी शासक कौन? संस्थापक कौन? बस इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। और इन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ गए? खाओ कसम, ले आओ हरचंद्र देव को। प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र कराकर कन्नौज में गहलवाल वंश की स्थापना कर दी। टाइम पीरियड 1080 से 1103। कौन सा अभिलेख? चाहे काशी का हो और चाहे कौशल का अभिलेख। ये किसके द्वारा लिखाए गए? चंद्रदेव सेकंड के द्वारा। ठीक, राजधानी याद रखोगे। कौन सी है? काशी है। और फिर उसके बाद राजधानी पहले काशी है और दूसरी कन्नौज है। बस
संस्थापक ही नहीं याद होते, गहलवाल वंश का संस्थापक कौन है। अब जैसे तुमसे पूछो वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है, तो जब पढ़ाने के बाद नहीं याद है तो वहां कैसे बता पाओगे, है ना, नहीं पता ना। विजय चंद के बारे में जानकारी, सॉरी क्या क्या नाम, महेंद्र चंद, क्या नाम था यार, मदन चंद, मदन चंद के बारे में जानकारी नहीं है। 1103 से लेकर 1114, तो बस ऐसे ही याद रखो। लास्ट कह रहे गोविंद चंद, गोविंद चंद्र कौन, 1114 से लेकर 1155, सबसे प्रतापी राजा, ठीक है। साम्राज्य का विस्तार, इसने क्या किया, कन्नौज से साम्राज्य का विस्तार किया, काशी जीता, कौशल जीता और दिल्ली जीत लिया। तो सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, और इसने जब दिल्ली जीता तो दिल्ली में तोमरों को अपने अधीन, तोमरों को अधीन कर लिया, किसने, गोविंद चंद्र ने। समझ गए, पक्का, हाँ हाँ, आनंदपाल तोमर, ये तोमरों को इसने अधीन कर लिया, यानी इतना शक्तिशाली था कि तोमर जैसे राजाओं को भी इसने हरा दिया और अपने अधीन कर लिया। इस वजह से इसकी उपाधि कौन सी है, परमेश्वर, परम भट्टारक, और तीसरी महाराजा धीराज। ऐसी उपाधि किसको मिलेगी, जो शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली होने के साथ साथ ये बहुत सारी कलाओं का प्रेमी था, किसका, और कलाओं से प्रेम के चक्कर में इसने अपनी उपाधि रखी विविध विद्या विचार वाचस्पति। क्या उपाधि है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये उपाधि किसको मिली। तो विभिन्न प्रकार की विद्या का स्वामी कौन हो गया, गोविंद चंद्र। मेरी बात समझे, इसने अभिलेख कौन सा खुदवाया, देखो अभी यहीं पे लिखा पुरातन है, सहेत महेत, इसका अभिलेख सहेत महेत से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसकी वाइफ, इसने चौकीय वंश की राजकुमारी देवरक्षित के पिता के, सॉरी देवरक्षित इनके पिता हैं, और देवरक्षित की पुत्री कुमार देवी से इसका विवाह हुआ। और कुमार देवी ने क्या करवाया, गुड, सारनाथ का लेख लिखवाया। इस सारनाथ के लेख लिखवाते समय इन्होंने सारनाथ में ही एक धर्म चक्र बौद्ध विहार को भी स्थापित करवाया। तो धर्म चक्र बौद्ध विहार कहाँ पर है, सारनाथ में। किसने स्थापित किया, गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी ने। और इस अभिलेख में कहा कि भारत के प्रत्येक राजा को, प्रत्येक शासक को अशोक की तरह शासन करना चाहिए। किसकी तरह, यानी सभी, ये किसको मान रही है, अशोक को मान रही है, यानी किस धर्म को मानने वाली है, यानी कुमार देवी का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म की उपासक है। ये बात समझ गए, पक्का। तो कुमार देवी की ये चीजें जरूर याद रखना, ठीक। गोविंद चंद की उपाधि क्या है, विविध विद्या विचार वाचस्पति, यानी कई सारी विद्याओं का स्वामी, ठीक है। सबसे शक्तिशाली शासक। इसने दिल्ली को भी अपने अधीन कर लिया और तोमरों को अपने अधीन कर लिया। इसका विस्तार इसने क्या किया, कन्नौज से आगे बढ़ा, काशी जीता, काशी से कौशल, कौशल से इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो गंगा यमुना का दोआब
संपूर्ण गंगा यमुना का दुआब किसके अधीन? किसके अधीन? गहड़वालों के अधीन। अब सोचो, नदी के किनारे इतना उपजाऊ क्षेत्र जिस राजा के अधीन होगा, वो राजवंश शक्तिशाली होगा कि कमजोर होगा? बात समझ गए? पक्का? गहड़वाल सॉरी गोविंद चंद के बाद कौन राजा बना? विजय चंद। क्या टाइम पीरियड है? 1155 से 1169। हमें नहीं पढ़ना है इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि इसने कुछ किया नहीं खास। ठीक, विजय चंद के बाद जयचंद, जिसका टाइम पीरियड 1169 या 70 से लेकर 1194। ठीक है। जयचंद की जब बात की जाए तो जयचंद को हमेशा इतिहास में गद्दार या देशद्रोही की संज्ञा दी जा रही है। क्या वास्तव में ऐसा है? ऐसा? तो ऐसा नहीं है यार कि ये देशद्रोही या गद्दार है। हालांकि अगर देखो, जयचंद को लेकर इतिहास दो भागों में विभाजित है। एक इसको अच्छा कह रहे हैं और दूसरे इसको बुरा कह रहे हैं। कुछ लोग इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इसने मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दिया था कि आइए और भारत पर आक्रमण करिए। उसी के साथ साथ कह रहे हैं कि इसने मतलब जयचंद की पुत्री को, जिसका नाम क्या है, संयोगिता या तिलोत्तमा, इसको भगा ले गए और इस वजह से दुश्मन हो गए। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच दुश्मनी का कारण क्या बता रहे हैं कुछ इतिहासकार? ऐसे में ये दुश्मन हो गया पृथ्वीराज चौहान का, और मोहम्मद गौरी को सहायता देने के बजाय इसने पृथ्वीराज चौहान को सहायता देने के बजाय इसने क्या किया? मोहम्मद गौरी के दरबार में जाकर पृथ्वीराज चौहान के सभी भेद खोल दिए। ये सब आरोप लग रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता। ये कौन मान रहा है? जो जयचंद की बुराई कर रहे हैं। लेकिन अच्छाई करने वाले भी क्या कर रहे हैं? इनके बारे में जब चर्चा की गई तो जो अच्छा लिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जयचंद का एक पुत्र था, यानी चंद्रबरदाई जो संयोगिता का उल्लेख कर रहे हैं, जयचंद की ऐसी कोई पुत्री थी ही नहीं। तो जब पुत्री नहीं है तो किसको उठा के ले गया होगा? किसी को नहीं। यानी ये क्या है? ये जो कहानी हमारे बीच स्थापित है वो क्या है? बेसलेस है। दूसरी चीज, अगर जयचंद्र मोहम्मद गौरी का दोस्त होता, उसको निमंत्रण भेजता, तो 1194 में चंदावर का युद्ध ना होता। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ है? मोहम्मद गौरी और जयचंद। अगर दोस्त होते कि तो लड़ते? अगर दोस्त होते तो क्या मोहम्मद गौरी जयचंद की हत्या करता? नहीं करता। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई का मुख्य बिंदु क्या है? दिल्ली। कोई भी हो, राजा की चाहत क्या है? अपने साम्राज्य का विस्तार करना और सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर अपना अधिकार कर लेना। तो चाहे पृथ्वीराज चौहान हो चाहे जयचंद हो, इनका लड़ना इस पॉइंट पर ठीक है कि नहीं है? संयोगिता की बात को निराधार कर दिया गया। जयचंद गद्दार है, इसको भी निराधार किया गया। जयचंद गद्दार है, इस बात की जानकारी कहीं तो मिलनी चाहिए। नहीं समझे? इवन यहां तक कि पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि है, जिसका नाम क्या है? चंद्रबरदाई, इसने किताब क्या लिखी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में इसने, चंद्रबरदाई ने कहा कि चौहान, पृथ्वीराज चौहान के जो वो हैं, क्या बोलते हैं, गद्दार, उनकी लिस्ट में जयचंद का नाम नहीं लिखा उसने। यानी वो भी नहीं मान रहा कि जयचंद ने गद्दारी की। इस गद्दारों की सूची में इसने पता है किसके नाम लिखे? क्या, कहां गया? इस गद्दारों की सूची में इसने लिखा है, एक है खत्री, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज चौहान के भेद खोले। दूसरे हैं, नाम नहीं याद आ रहा। कुल मिला के जयचंद गद्दार के रूप में नहीं था, और इसको साबित किया है पृथ्वीराज रासो की किताब, पृथ्वीराज रासो ने। ठीक है, नहीं समझे मेरी बात?
तो जो आधार लग रहे आरोप, वो सिर्फ आरोप है दिल्ली को लेकर। दिल्ली को लेकर लड़ाई थी, संयोगिता थी या नहीं, गद्दार था या नहीं, इसकी चर्चा नहीं है। जयचंद्र पर मोहम्मद गौरी का दोस्त नहीं था, ये श्योर है। अगर दोस्त होता तो इनके बीच चंदावर का युद्ध ना होता और जयचंद की हत्या ना होती। बस आरोप यह है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का सहायता नहीं की, साथ नहीं दिया। तो क्यों दोगे यार, दो राजा हैं, लड़ रहे हैं। अब मान लो दुश्मनी है हमारे तुम्हारे बीच, तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाएगा तो हम क्यों आएंगे तुम्हारी मदद करने? क्योंकि हमारे क्लैश है ना। किसको क्लैश लेकर क्या है? दिल्ली को लेकर क्लैश है। अगर क्लैश है तो क्यों सहायता करोगे? हम तो चाहेंगे ना कि मोहम्मद गौरी अटैक कर दे। इस वजह से जयचंद के ऊपर देशद्रोह का आरोप या गद्दारी का आरोप लगता है। बात समझे? नहीं समझे? पक्का? तो थोड़ा सा जयचंद के बारे में देखो। 1170 से 1194 किसका बेटा है ये? विजय चंद्र का पुत्र है। ठीक। इसके समय एक बहुत बड़े विद्वान, जिनका नाम क्या है? श्रीहर्ष। श्रीहर्ष इनके दरबारी कवि थे और 2 किताबों की रचना की है। कौन सी? नैषधचरित और खंडन खाद्य। तो ये याद रखना कि श्रीहर्ष किसके दरबारी कवि थे? लक्ष्मीधर किसके दरबारी कवि हैं? लक्ष्मीधर कृत्य कल्पत्रु। आप बचाएं इस बस क्लास में हाँ, कौन है ये? श्रीहर्ष किसके दरबारी कवि हैं? जयचंद्र के। ऐसे ही एक लक्ष्मीधर भी थे। लक्ष्मीधर किसके दरबारी कवि हैं? गोविंद चंद्र के। इनकी किताब का नाम कृत्यकल्प। ये सब याद कर लो यार। तो श्रीहर्ष की किताब नैषधचरित खंडन खाद्य किसके दरबारी कवि? जयचंद। सबसे इंपॉर्टेंट 1194 कौन सा युद्ध? चंदावर। जयचंद का जो स्मरण है वो किस युद्ध के लिए याद किया जाता है? चंदावर कहाँ है? एटा और इटावा के मध्य, यूपी। जी हाँ, ठीक है। तो चंदावर के युद्ध में एक तरफ कौन है? मोहम्मद गौरी और दूसरे जयचंद। इस युद्ध का उल्लेख किसने किया है? नहीं होगा ना, क्योंकि तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई की कहानी खत्म हो जाती है। तराइन के 2 युद्ध हुए, अभी चौहान वंश पढ़ाएंगे तो बताएंगे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए। कौन से? तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाएंगे और मोहम्मद गौरी हार जाएगा। दूसरे युद्ध में दुर्भाग्यवश मोहम्मद गौरी जीत जाएगा और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाएगी। तो वहां से खत्म 1192 तक। लेकिन चंदावर युद्ध कब हो रहा है, इसकी जानकारी कौन देगा? हसन निजामी के लेख। समझ गए? नहीं समझे? हसन निजामी के लेख इस चंदावर के युद्ध की जानकारी देते हुए यह कहेंगे कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया, जयचंद्र हार गया और मोहम्मद गौरी के हाथों मारा गया। अरे भैया बस बस बस, कहाँ से इतिहास पढ़ रहे हो तुम? ठीक है, मार दिया गया। मारने के बाद भारत तुर्कों के लिए ओपन हो गया, क्योंकि 92 में पृथ्वीराज चौहान हार रहे हैं। दिल्ली पे अधिकार किसका? मोहम्मद गौरी का। अब ये 1194 तक रहेगा, उसके बाद ये वापस चले जाए। कहाँ पर? अपने प्रदेश, गौर प्रदेश। कब जाएगा?
1194 में ही चला जाएगा, चंदावर के युद्ध के बाद। और दिल्ली की गद्दी किसको दे जाएगा? हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहां से शुरू होगा दिल्ली सल्तनत का काल। समझ गए? पक्का? अंतिम राजा और देख लो, जब ये मर गया तो कौन गद्दी पे बैठेगा? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के गद्दी पर बैठने का उल्लेख हमें कहां मिल रहा है? जौनपुर अभिलेख। ये जौनपुर अभिलेख किसने खुदवाया? हरिश्चंद्र ने। नहीं, हरिश्चंद्र ने लिखवाया ना जौनपुर का अभिलेख 1198। यानी 1198 में किसका अधिकार था अभी भी? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मतलब गहड़वाल वंश। ठीक है। इसके बाद के लिए इतिहास दो भागों में विभाजित हो गया। कुछ इतिहास कह रहे हैं कि इतिहासकार कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र अंतिम शासक है और उसके बाद दिल्ली हमेशा के लिए तुर्कों के अधीन हो गई। कुछ इतिहास कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र के बाद भी 1 साल के लिए एक अन्य शासक बैठा था जिसका नाम अकड़मल्ल। उसके बाद ये अकड़मल्ल यानी गहड़वाल वंश के शासक तुर्कों से डरे और भागकर कहां शिफ्ट हो गए? लेकिन मालवा में ऐसा कोई इतिहास हमें नहीं पढ़ने को मिलेगा कि गहड़वाल वंश दिल्ली से निकले और मालवा आकर बस गए। तो अंतिम शासक की बात करें तो कौन है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ना हो तो ऑप्शन में क्या होगा? अकड़मल्ल। और 1199 के आते आते पूरी तरह से गहड़वाल वंश का अंत हो गया और दिल्ली किसके अधीन हो गई? और दिल्ली पर अधीन हो गया है, दिल्ली पर आसीन हो गए कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब? 1206 से 1210। आई बात समझ में? पक्का? तो कल की क्लास पृथ्वीराज चौहान यानी चौहान वंश। अच्छा एक चीज और, अगर गहड़वाल वंश ना हो तो क्या लिखा होगा? एक चीज और समझ लो, ऑप्शन में अगर गहड़वाल वंश ना लिखा हो या पूछ ले गोविंद चंद्र का संबंध किससे था? गहड़वाल वंश से ना हो तो गहड़वाल वंश को भी राठौर वंश के नाम से जाना जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? राठौर वंश। तो चाहे राठौर वंश हो चाहे गहड़वाल वंश हो, बात एक ही की हो रही है। ठीक है, बस बिल्कुल अंतिम है। कल चौहान वंश को खत पढ़ने के बाद डायरेक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास शुरू करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं।